लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग ने वांगची के स्कूल में वॉल्स को पेंट करने का काम ले लिया था और वो ये सब फ्री में करने वाला था। अगले मंडे से वो यिंग आफ्टरनून के समय वहाँ पहुँच गया था। उसके पास 10 बकेट्स थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। स्कूल में केवल एक ही फ्लोर था। वांगजी के क्लासरूम में एक विंडो थी जिससे सड़क दिखाई देती थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि वो यिंग कैब से निकल रहा है और वो स्कूल की तरफ ही आ रहा है। वांगजी वहीं खड़े होकर देखने लगता है कि किस तरह वो यिंग गेट की तरफ आकर पहले प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल के चेहरे पर वो यिंग को देखते ही एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो पूरी आफ्टरनून इसी बात से स्ट्रगल करने में बिता देता है कि वो यिंग के बारे में ज़्यादा ना सोचे। उसके स्टूडेंट्स उसके लिए ब्लेसिंग्स थे। उनकी लाउड वॉइसेस और उनके क्यूट एक्सप्रेशंस फाइनली वांगची को वेइंग से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर पाए थे। पर ये जानने के बाद कि वेइंग यहाँ है, वो खुद को नहीं रोक पा रहा था। वो बस बाहर निकलकर वेइंग से मिलना चाहता था। फाइनली क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और बेल बज जाती है। वांगची सीधा खड़ा होता है और बच्चों को उनके घर भेजने के लिए रेडी करने लगता है। सारे बच्चों के बैकपैक उन्हें देने के बाद वो उन सब की एक लाइन बनवा देता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाता है, अपनी जगह पर ही फ्रीज रह जाता है क्योंकि वो यिंग वहीं खड़ा हुआ था और उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। वो यिंग कहता है, सॉरी, मैं रास्ते में आ गया। वो बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारी टीचर लैंड का फ्रेंड हूँ। आसोंग, जो कि सबसे आगे खड़ा हुआ था, वांगजी आसोंग को देखकर कहता है, आसोंग लाइन में रहो, तुम्हारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं। वो यिंग आसोंग की तरफ हाई फाइव कर देता है और आसोंग उसे हाई फाइव दे देता है। उसके बाद वो यिंग वांगजी के पास आकर कहता है, ये सब कितने क्यूट है लंजा। स्कूल गेट के पास जाकर वो यिंग एक बेंच पर बैठ जाता है और देखता है कि किस तरह पेरेंट्स धीरे धीरे अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। आचिंग के डैड थोड़े लेट हो गए थे तो वो आचिंग के पास आकर कहते हैं, सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी बेटा, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो टीचर लैन से भी माफ़ी मांगता है। टीचर लैन यानी कि लंजा कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। उसके बाद आचिंग के फादर उसे लेकर चले जाते हैं और वांगजी स्कूल का गेट लगा देता है। ये जानने के बाद कि वुयिंग अब उसके साथ अकेला है, उसे काफ़ी नर्वस फील हो रहा था। वांगजी वुयिंग से पूछता है, मैंने सोचा कि तुम अभी तक चले गए होंगे। वुयिंग कहता है, नहीं, मैं बच्चों के जाने का इंतज़ार कर रहा था जिससे मैं वॉल पेंटिंग शुरू कर सकूं। वांगजी कहता है, पेंटिंग, वो भी अब, पर 1 घंटे में तो अंधेरा होने लगेगा। वुयिंग कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं पहले बैकग्राउंड को पेंट करने वाला हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे एक स्प्रे से जल्दी जल्दी करना होगा। बच्चे स्कूल में रहेंगे तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। विंडोज़ को भी क्लोज होना ज़रूरी है। वांगजी कहता है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वहीं कहता है, पर मैं तुम्हें अपनी मदद नहीं करने दे सकता लंजा, तुम वैसे ही पूरे दिन काम करते रहे होंगे, घर जाओ और आराम करो। वांगजी कहता है, पर मैं टायर्ड नहीं हूँ। वहीं कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितने ज़्यादा ज़िद्दी हो। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो। वांगजी वुयिंग को फॉलो करता है। जैसे जैसे वुयिंग वॉल्स को स्प्रे कर रहा था, वांगजी उसकी मदद कर रहा था और पूरे टाइम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वुयिंग वांगजी से पूछता है, लंजा, क्या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तुम्हारा फेवरेट हो? वांगजी कहता है, हाँ। वुयिंग पूछता है, अच्छा, तो वो कौन है? वांगजी कहता है, आसोंग। वुयिंग कहता है, वाओ, वो तो बहुत क्यूट है, पर वो तो शरारती है ना, मुझे लगा तुम्हें शांत रहने वाले बच्चे ज़्यादा पसंद होंगे। वांगजी कहता है, मुझे सारे ही पसंद हैं। वो यूं हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, वैसे क्या तुम भी ये स्प्रेयर यूज़ करना चाहोगे? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग ने वॉल पर अलादीन और जास्मीन की भी पोर्ट्रेट बनाई थी। वुयिंग कहता है, तुम्हें जास्मीन के ऊपर पेंट करना होगा। वांगजी जब कर रहा था तो वुयिंग उससे कहता है, वैसे तुम्हें सच बताऊं रंजा, तो जास्मीन ने मुझे मेरी सेक्सुअलिटी को डिस्कवर करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। वांगजी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, पर उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो यूँ कहता है, और तुम्हारे साथ कैसा है लंजा? तुम्हारी सेक्सुअलिटी के बारे में तुम्हें कब पता चला? वांगजी सोचने लगता है। वो उसे ज़ोर से कहने में रिफ्यूज़ कर रहा था। उसे हमेशा से ही पता था कि वो एक गे था,
लड़कियों में उसे कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। वैसे तो उसे लड़कों में भी कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, पर वियिंग के आ जाने के बाद उसका अट्रैक्शन अपने आप ही वियिंग की तरफ होने लगा। उसके भाई को भी ये बात धीरे धीरे पता चलने लगी थी और आखिरकार 2 साल तक कंफ्यूजन और शेम में रहने के बाद जब वांगजी 16 साल का हुआ और वियिंग ने पहली बार जब अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे किस किया, उसके मन से सारी वो शर्म निकल गई और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक गे है। कुछ टाइम बाद उन दोनों ने साथ मिलकर पूरी वॉल को पेंट कर लिया था। वियिंग उससे कहता है, थैंक यू सो मच लंजा मेरी मदद करने के लिए। वांगजी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वियिंग कहता है, मैं ऑलरेडी तुम्हारा काफ़ी समय ले चुका हूँ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए लंजा, तुम घर जाओ और आराम करो। वांगजी कहता है, तुम भी, कल मिलते हैं। वियिंग ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। घर आ जाने के बाद वांगजी अपने रूम का दरवाज़ा बंद करता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में कहीं से इलेक्ट्रिक शॉक हो। उसे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा था। इतने सालों तक वियिंग के साथ बिना किसी इंटरेक्शन के बाद और अपना दिल टूट जाने के बाद फिर से उसका अपनी लाइफ में आना, उसका थोड़ा बहुत उसे टच ही करना, ये सब कुछ वांगजी को फिर से दीवाना बना रहा था। वांगजी अपनी बनी केज के पास जाता है जिसमें उसके बनीज रखे हुए थे। उसे खोलकर वो एक बनी को अपनी गोद में लेते हुए कहता है, मैं क्या करूं? पर बनीज के पास उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। फाइनली कुछ समय बाद थक हार कर वांगजी बेड पर सोने के लिए चला जाता है और उस रात उसे वियिंग का सपना आता है। अगले दिन वियिंग फिर से ऑलमोस्ट लंच के बाद स्कूल में अपेयर होता है। वांगजी को एक सेकंड के लिए तो लग रहा था कि शायद आज वियिंग आएगा ही नहीं। ये सोचकर उसका मन बैठा जा रहा था, पर फाइनली वियिंग आ गया था। विंडो से वियिंग को आता देखकर जिंगई वांगजी से पूछता है, क्या उसे पता भी है कि पेंट कैसे करते हैं या वो ऐसे ही यहाँ आ जाता है? वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता। वांगजी का अब ब्रेक टाइम हो गया था। बच्चों को जिंगई के हवाले करते हुए वो क्लास से बाहर चला जाता है। वो अपनी वाटर बोतल को भरता है और सोचने लगता है, क्या वियिंग भी अपने लिए पानी लेकर आ गया होगा? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और वो पेंट कर रहा होगा, उसे प्यास लगी होगी। बिना कुछ सोचे समझे वांगजी एक और ग्लास का पानी भरता है और बाहर की तरफ चला जाता है। वियिंग अपना पेंट कर रहा था और उसका फोकस बिल्कुल वॉल पर था। तभी अचानक वो देखता है कि वांगजी वहाँ आ गया है। वियिंग वॉल पर पिकाचू की पेंटिंग बना रहा था। उसके फेस पर कंसंट्रेशन का वही लुक था जो वांगजी को याद था। वो तब हुआ करता था जब वो दोनों साथ में स्टडी किया करते थे। वांगजी को देखते ही वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाय लंजा। वांगजी कहता है, हाय, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। वियिंग कहता है, सो थॉटफुल लंजा, मैं सच में कितना बड़ा डम्ब हूँ, अपने साथ वाटर बोतल ही नहीं लाया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, कल से पानी लेकर आया करूँगा। वांगजी कहता है, वैसे भी आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, थोड़ी देर बाद आफ्टरनून हो जाएगी और सूरज की किरणें बिल्कुल तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी। वियिंग कहता है, ओह, तो तुम्हें चिंता हो रही थी कि कहीं मैं डिहाइड्रेटेड ना हो जाऊं? वांगजी कहता है, तुम्हें सनबर्न भी तो हो सकता है। वैसे क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम कौन कौन से कैरेक्टर्स को पेंट करने वाले हो? वियिंग कहता है, हाँ शायद, पर अभी भी मैं डिसाइड कर ही रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, ये तो अच्छा आइडिया है, अब मुझे चलना चाहिए, क्या तुम्हें थोड़ा और पानी चाहिए? वियिंग कहता है, नो थैंक यू, कल से मैं अपनी बोतल ही लाया करूँगा। वांगजी कहता है, हाँ, ये ख्याल ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बिना कोई शब्द कहे वांगजी वहाँ से चला जाता है। वियिंग ने अब स्कूल थोड़ा जल्दी आना शुरू कर दिया था। वांगजी का जो लंच ब्रेक होता था, इस बार वियिंग उससे पहले ही पहुंच गया था। वांगजी जब अपने ब्रेक रूम में जाता है तो वो देखता है वियिंग वहाँ बैठा हुआ था और म्या से बात कर रहा था। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा देते हैं। लंच ब्रेक खत्म हो जाने के बाद वियिंग वांगजी के साथ आता है और उससे कहता है, आज तो तुम्हारा क्लासरूम काफ़ी शांत दिख रहा है। वांगजी कहता है, क्योंकि अंदर कोई भी बच्चा नहीं है, वो सब लोग अपने साइकोमोटर स्किल क्लास में गए हैं। वियिंग कहता है, ओह, इसीलिए कोई शो नहीं हो रहा। पर ये कौन सी क्लासेस होती हैं? टीचर लैन, क्या मुझे बताओगे?
वांग जी कहता है ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है, जैसे कि बॉल्स को किक करना। वुयिंग कहता है ओके। अब वो वांग जी से कहता है लंजा, आज शाम को मैं लेक पर जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ फायरफ्लाइज देखने का बहुत मन कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? वांग जी एक बार फिर कुछ नहीं कह पाता। हुइंग को पता होना चाहिए कि किसी से उसके साथ लेक पर चलने का मतलब क्या होता है। उसके बाद भी हुइंग पूछ रहा था। वांग जी अपनी एक लो वॉइस में कहता है, लेक पर? हुइंग कहता है हाँ, मैं वहाँ काफ़ी लंबे समय से नहीं गया हूँ। तो क्या तुम प्लीज़ मुझे वहाँ मिलोगे लंजा? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। घर पहुँचने के बाद वांग जी थोड़ा रेस्ट भी नहीं करता और सीधा ये सोचने लगता है कि इवनिंग में वो लेक पर क्या पहन कर जाएगा। ये वही जगह थी जहाँ पर उन दोनों ने अपना पहला किस शेयर किया था। बहुत कुछ ऐसा था जो उन दोनों के बीच उस लेक पर हुआ था। रेडी हो जाने के बाद लेक के लिए वो एक कैब बुक करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेक के पास वुइंग की मोटरसाइकिल ऑलरेडी पार्क्ड थी। एक लेदर जैकेट थी और साथ में हेलमेट भी था, पर वुइंग उसे अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। वांग जी ट्रीज के आसपास देखने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसकी नज़र वुइंग पर पड़ती है। वुइंग घास पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी, जिससे वो पास ही की ट्री पर उन दोनों के नेम्स देखना चाह रहा था। उस पेड़ पर उन दोनों ने अपने नेम्स को काफ़ी साल पहले लिखा था। जैसे ही वुइंग वांग जी को देखता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा तुम यहाँ आ गए? सॉरी, मैं अपनी कुछ पुरानी ओल्ड ड्राइंग्स देख रहा था। क्या तुम्हें पता है इस पेड़ पर मैंने एक ड्रैगन ड्रॉ किया था, वो आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। वांग जी धीरे धीरे वुइंग के पास पहुंच जाता है। वुइंग उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। वांग जी कहता है, तुम घास पर बिछाने के लिए कुछ नहीं लेकर आए? वुइंग कहता है, ये तो तुम्हारा काम होना चाहिए था लंजा। मैं अपने साथ लाइट लेकर आया तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ें लेकर आनी चाहिए थी। तुम्हें अपने साथ मॉस्किटो भगाने की स्प्रे भी लेकर आनी चाहिए थी। यहाँ काफ़ी सारे मॉस्किटोज़ हैं। वांग जी तुरंत अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो सच में मॉस्किटोज़ भगाने की स्प्रे लेकर आया था, जिसे देखकर वो ये कहता है, सी मैंने कहा था ना कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। वैसे तुम कैसे आए हो? वांग जी कहता है, मैं कैब से आया हूँ। विंग कहता है ओके, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें अपनी बाइक पर छोड़ दूंगा। वैसे तो मोटरसाइकिल चलाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर मुझे तो ये डेली ही करना होता है, तो मैं तो बोर हो गया हूँ। तुम मेरा हेलमेट ले लेना क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा हेलमेट नहीं है। वांग जी कहता है, नहीं, तुम अपना खुद का हेलमेट यूज़ करना और मैं बाइक चलाऊंगा। विंग कहता है, अरे तुमने मुझे कैसा राइडर समझा हुआ है? मैं तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा लंजा, डोंट वरी। वांग जी कहता है, पर तुम एक बार तो एक्सीडेंट करवा चुके हो ना? वो ये कहता है, वो तो अलग बात है, उस टाइम पर मैं केयरफुल नहीं था। वांग जी कहता है, कुछ भी हो, पर मैं तुम्हारा हेलमेट नहीं पहनूंगा। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। वो ये कहता है, कैसा रहेगा कि हम दोनों ही हेलमेट ना पहने? मैं बहुत स्लोली स्लोली बाइक चलाऊंगा और कल मैं एक नया हेलमेट खरीदूंगा, ब्लू कलर का। वांग जी कहता है, ज़रूरी नहीं कि तुम ब्लू कलर का ही खरीदो। वो ये कहता है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, मैंने तुम्हें क्लासरूम में देखा है, तुम्हारी ज़्यादातर चीज़ें ब्लू ही होती हैं और तुम अपने बनीस को क्यूट ब्लू आउटफिट्स में रखते हो। वांग जी कहता है, ठीक है। तभी विंग आसमान में देखता है तो एक फायरफ्लाई उड़ती हुई जा रही थी। वो वांग जी को भी तुरंत वो फायरफ्लाई दिखाता है। विंग कहता है, अब यहाँ उतनी फायरफ्लाइज नहीं आती जितनी पहले हुआ करती थी। मुझे याद है लंजा, पहले मैं हमेशा इन फायरफ्लाइज को जार में पकड़ा करता था और उन्हें घर ले जाता था। वांग जी कहता है, हाँ, तुम बहुत ईविल थे। विंग लाउडली हंसते हुए कहता है, तुम हमेशा मुझसे बेटर पर्सन रहे हो लंजा। आई होप तुम्हें ये बात पता है लंजा, मैं हमेशा से तुम्हें एडमायर करते आया हूँ। जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि तुमने कितना कुछ अचीव कर लिया है, मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ देखा, तुम सच में उनसे कितना प्यार करते हो। मुझे तुम पर बहुत फक्र है लंजा। तुमने वो सब किया जो तुम चाहते थे, तुमने अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर की है, तुम हमेशा एक बेस्ट पर्सन रहे हो। ये सब सुनने के बाद वांग जी उससे कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ तो? वो यिंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी कहता है,
अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे नहीं जानते। वुयिंग कहता है, मैं तुम्हें हमेशा जानता आया हूँ लंजा। तुम आज भी अपनी चाय थोड़ी सी हनी के साथ पीते हो लंच के बाद। तुम आज भी अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखते हो। तुम्हें आज भी बनी की शेप की चीज़ें पसंद हैं। तुम अभी भी अपने आईब्रोज के साथ वो क्यूट लिटिल थिंग्स करते हो जब भी तुम अनॉयड फील करते हो। और जब भी तुम ब्लश करते हो तुम्हारे ईयर्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तुम आज भी वही इंसान हो जिससे मुझे प्यार हुआ था लंजा। ये आखिरी लाइन सुनने के बाद तो जैसे वांग जी की सांसें ही रुक जाती हैं। विंग ने उससे कभी भी ये सब पहले नहीं कहा था। वो कभी भी प्यार की बातें नहीं करते थे जब वो टीनेजर्स थे तो। वांग जी ब्लिंक करते हुए और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुमने पहले कभी ये सब नहीं कहा। विंग कहता है, तुमने तो पहले कभी भी ये सब नहीं कहा। वांग जी कहता है, पर तुम्हें पता है कि मैं शुरुआत से ही तुमसे प्यार करता था। तुम्हें पता होना चाहिए था। जिस मोमेंट से मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी मैं तब से ही तुम्हारा हो गया था। तुमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया। ये सब सुनते ही विंग आगे बढ़ता है और उसे किस कर लेता है सीधे उसके लिप्स पर। जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं विंग एक बार फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी फिंगर्स को डेस्परेटली उसके बालों में डाल देता है और उससे कहता है, लंजा मेरे पास आओ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। वांग जी उससे अलग हो जाता है और उससे कहता है, विंग प्लीज़ मेरे साथ ये मत करो। ये देखकर विंग एकदम फ्रीज हो जाता है और उससे कहता है, क्या लंजा। वांग जी कहता है, मैं फिर से ये सब कुछ नहीं कर सकता। वांग जी मन में सोच रहा था कि विंग एक बार फिर उसे छोड़कर चला जाएगा और उसके दिल को तोड़ कर चला जाएगा, उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। दोनों के बीच के साइलेंस की वजह से विंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो भी स्लोली वांग जी से अलग हो जाता है और अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, तुम सही कह रहे हो लंजा, आई एम सॉरी। मैं एक बार फिर से गलती कर रहा था। मैं वो नहीं करना चाहता जो तुम सोच रहे हो। ये सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए था। विंग तुरंत खड़ा होता है और उससे कहता है, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं कितना स्टूपिड था, कितना इमैच्योर था। और फिर मैंने तुम्हें देखा और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, बस तुम्हारी फेस को देखकर ही। मुझे फिर से वही टीनेजर वाला लंजा याद आ गया। वांग जी उसकी आवाज़ में वो दर्द सुनकर उससे कहता है, विंग उससे कहता है, क्या एटलीस्ट मैं तुम्हें घर तक तो छोड़ सकता हूँ ना लंजा। वांग जी एक स्लो वॉइस में कहता है, ओके। रास्ते में जाते वक्त दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाता। जैसा कि विंग ने कहा था, वो पूरे रास्ते भर स्लो ही बाइक चलाता है। दोनों के दिमाग में उनकी पुरानी मेमोरीज चल रही थी, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं कह पा रहा था। विंग के इतना नज़दीक जाकर और फिर उसे रिफ्यूज़ करके अब वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ब्रेन एकदम से स्विच हो गया हो। वांग जी को विंग को फिर से फील करना था। अपने हाथों को धीरे धीरे वो विंग की जैकेट की पॉकेट्स में रख लेता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसे ऑलरेडी विंग से फिर से प्यार हो चुका है और वो उससे अलग नहीं रह पाएगा। वो विंग की नज़दीकियों को एक बार फिर से फील करना चाहता था। वांग जी के हाथ कँपकँपाने लगे थे जो विंग को अपने ऊपर फील हो रहे थे। वो एक लो और जेंटल वॉइस में कहता है, लंजा सब ठीक है ना, तुम कँपकँपा क्यों रहे हो। तभी वो लोग वांग जी के घर तक पहुंच जाते हैं। वांग जी बाइक से उतरता है। विंग एक बार फिर उसके हाथ पकड़ते हुए पूछता है, तुम ठीक हो ना लंजा। वांग जी विंग से कुछ इंचेस ही दूरी पर था और आखिरकार वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके लिप्स पर किस कर लेता है। विंग भी उस किस को एकदम डीप कर देता है। किस काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इस बार विंग वांग जी से अलग होता है और उसकी आंखों में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स वांग जी को पता थे, पर वो इस रात को अपने फालतू के क्वेश्चंस की वजह से ख़राब नहीं करना चाहता था। वांग जी उसके पास आकर कहता है, मेरे साथ अंदर चलो विंग, और विंग तुरंत हाँ कर देता है। मोटरसाइकिल को पार्क करते हुए वो लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही विंग को अंदर लाते हुए वांग जी अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है। विंग फिर से उसे किस करना शुरू कर देता है, इतना डीपली जितना कि वो उस वक्त कर सकता था। दोनों के ही अंदर एक एंजाइटी बिल्डअप हो रही थी जो उन्होंने कभी फील नहीं की थी।
विंग ने अपने हाथों को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया था और वो उसे अपनी और भी नज़दीक खींच रहा था। दोनों की ही बॉडी एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रही थी। वांग जी अभी भी शेक कर रहा था। वो दोनों मिलकर वांग जी के बेडरूम में आ जाते हैं। विंग के हिप्स को पकड़ते हुए वांग जी उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों ही एक दूसरे के बॉडी पार्ट को रब करने लगते हैं। पूरे बेडरूम में एक गॉर्जियस साउंड आ रही थी। वांग जी विंग की जॉ को और फिर उसके नेक को किस करता जाता है। अब वो विंग के पैंट्स को खोलने वाला था, पर तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, लंचा, हमें स्लो चलना होगा, ओके? मैं एक भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। वांग जी एकदम से एक फ्रस्ट्रेटेड ब्रीथ लेता है और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग कहता है, लंचा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे। हम बस बात कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ कडल कर सकते हैं, पर तुम प्लीज़ रोना बंद करो। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ विंग, मैं बस ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ। वांग जी को पता भी नहीं चला था कि उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे थे। विंग भी वांग जी को हग करते हुए कहता है, मैं भी बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ लंचा। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।